हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर, जहां हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की 6th क्लास से हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम हिस्ट्री के 4 चैप्टर, पॉलिटी के 4 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। और आज हम भूगोल की यानी कि ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि 6th क्लास की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी का हमें कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सिलेबस। तो देखिए, ये है हमारा विषय सूची यानी कि सिलेबस, जो हमें 6th क्लास के भूगोल में पढ़ना है। पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, जिसमें हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे, सौरमंडल के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम ग्लोब यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में, और उसके बाद मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। 6 चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। और 7 चैप्टर में हम हमारे देश भारत के बारे में जानेंगे। और फिर 8वें चैप्टर में हम बात करेंगे जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में। तो चलिए आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यह है हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, सौरमंडल में पृथ्वी। हम इसमें सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ ऊपर ये सौरमंडल की छोटी सी पिक बनी हुई है, हम इसे देख लेते हैं पहले एक बारी। इसमें सूर्य सौरमंडल के केंद्र होता है, केंद्र में होता है। आप भी जानते होंगे, अगर आपने थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पृथ्वी के ये सौरमंडल के केंद्र में सूर्य होता है, जिसके सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ठीक है, कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। सारे तारे एक जैसे नहीं होते, किसी की रोशनी तेज होती है, किसी की कम होती है। ये उसकी बात कर रहे हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। कुछ तारे ज़्यादा उनमें रोशनी नहीं होती, लेकिन वो चंद्रमा के समान फीकी रोशनी देते हैं। अब देखिए, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। हाँ, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है उसे कहते हैं पूर्णिमा। हम एक महीने में पूरे चांद को एक ही बार देख पाते हैं, जो कि पूर्णिमा की रात को होता है। बाकी दिन चांद पूरा नहीं होता है, कभी 80% ही रहेगा, कभी 70% ही रहेगा, लेकिन वो पूरा नहीं होता। पर पूर्णिमा की रात को चांद पूरा होता है, जो कि महीने में सिर्फ एक ही बार होता है। ठीक है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या को होती है। ये जो नए चंद्रमा की रात्रि है वो कब होती है? अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? बिल्कुल होता है जी। पहले हम ये भी सोचते थे ना कि आखिर हम दिन में, ये बच्चे पूछते भी तो हैं, हम दिन में ये तारे क्यों नहीं देख पाते, ये तारे कहाँ गए? तो इसी का जवाब है। देखिए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। किसके कारण हम दिन में तारों को और चांद को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज रहती है दिन में, इसलिए हम इन्हें नहीं देख पाते, इसकी रोशनी की वजह से। ठीक है, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। एक पॉइंट यहाँ से भी बनता है कि खगोलीय पिंड
क्या है? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो हमें आकाश में दिखाई देती हैं, आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, वो क्या है? वो खगोलीय पिंड है। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं? बड़े आकार के भी होते हैं और गर्म होते हैं, और ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड किससे बने हैं? गैसों से बने हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होती है। किन किन ग्रहों के पास, किन पिंडों के पास, खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है? जो आकार में बड़े होते हैं और गैसों से बने होते हैं, उनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। ठीक है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उन गैसों को क्या करते हैं? वो उन गैसों का उत्सर्जन करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ये खगोलीय पिंड कौन से हैं? यह है तारा। और सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। खगोलीय पिंड है, सूर्य भी एक तारा है इनके समान ही। और ये क्या होते हैं? बड़ी मात्रा में होते हैं, अपने गैस उत्सर्जित करते हैं, गैसों से बने होते हैं। ठीक है, इनमें अपना क्या होता है? ऊष्मा भी होता है और अपना प्रकाश भी होता है। किसमें? तारों में। ये क्या है? खगोलीय पिंड। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में। देखिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात के समय जो तारे हैं ना, वो क्या है? वो सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। जो हम तारे देखते हैं आसमान में, उनका जो आकार है, उनका जो रोशनी है, उनके जो गर्माहट है, सब किसके समान है? सूर्य के ही समान है। लेकिन हमसे वो बहुत ज़्यादा, सूर्य से काफ़ी दूर होने के कारण उनकी जो ऊष्मा और उनका जो प्रकाश है वो हम तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो हमें छोटे भी दिखाई देते हैं और उनकी हमें प्रकाश भी कम दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। बिल्कुल, कुछ दूरी से देखते हैं हम किसी चीज़ को तो हमें वो छोटी दिखाई देती है। ठीक ऐसे ही, ठीक है, तारे हमसे, हमारी सूर्य से तारे और ज़्यादा दूर हैं, इसलिए हमें तारे बहुत छोटे दिखाई देते हैं, जबकि वो आकार में और ऊष्मा में, सब में किसके बराबर है? सूर्य के बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। ये एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि जब एरोप्लेन खूब ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ रहा होता है तो हमें नीचे से बहुत छोटा पृथ्वी से दिखाई देता है, लेकिन वो जैसे नीचे आता है उसका आकार हमें बड़ा होता दिखाई देता है। तो यानी कि क्या, अगर वो ऊपर उड़ रहा है तो क्या वो छोटा है? नहीं, वो उतना ही बड़ा है, लेकिन जब वो ऊंचाई पर है तो हमें छोटा दिखाई दे रहा है, और जब वो नीचे आता है तो हमें बड़ा दिखाई देता है। ऐसे ही तारों के साथ भी है। ठीक है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अब रात्रि में आपने देखा होगा कभी नक्षत्र मंडल वगैरह जो भी है, अर्सा मेजर, इनकी बात होगी। अब तारों को आपने ध्यान से देखा होगा तो कई आकृतियों का निर्माण करते हैं ये तारे। अब ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो आकृतियां हम देखते हैं आसमान में तारों के द्वारा बनाई हुई, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं नक्षत्र मंडल। ये भी एक पॉइंट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल, अगर इस क्वेश्चन में आ जाए कि अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, तो ये एक तरह का नक्षत्र मंडल है जो कि हमें आसमान में दिखाई देता है। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तर्षि। सप्तर्षि तारा। सप्त यानी सात, ऋषि यानी संत। यह 7 तारों का समूह है। सप्तर्षि क्या है? 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। किसका भाग है? सप्तर्षि अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर क्या है? ये एक नक्षत्र मंडल है जो कि आसमान में एक आकृति का निर्माण करता है। ठीक है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। ये एक प्रयोग है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। देखिए,
आप भी जानते हैं कि प्राचीन समय में घड़ी का निर्माण तो हुआ नहीं था, तो लोग क्या समय नहीं देखते थे? क्या लोगों को समय का अंदाज़ा नहीं लगता होगा? वो अंदाज़ा लगाते थे किनके ज़रिए? तारों के ज़रिए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण किससे करते थे? तारों की सहायता से करते थे। ठीक है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। जो उत्तरी तारा है वो उत्तर दिशा को बताता था, इसे क्या बोलते थे? ध्रुव तारा। अब इस क्वेश्चन बनता है कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो उत्तरी दिशा में जो तारा है जो उत्तर दिशा को बताता है उसको कहते हैं ध्रुव तारा। ठीक है। और ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा की एक खासियत है कि ये अपनी जगह बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये आसमान में हमेशा उत्तर दिशा में ही मिलेगा और सबसे चमकदार तारा है तारों के समूह में। ठीक है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अगर आपने सप्तर्षि तारा देख लिया है, आसमान में तारों के समूह का जो एक नक्षत्र मंडल बना होता है सप्तर्षि, आपने उसे देख लिया तो ठीक उसके ऊपर एक ध्रुव तारा तेज चमकता हुआ दिखेगा उत्तर दिशा में, जो कि उत्तर दिशा का निर्धारण करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं ध्रुव तारा। आगे देखते हैं। पॉइंट 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तर्षि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता। हमने देखा कि कुछ खगोलीय पिंड में अपना ऊष्मा भी होता है, अपना प्रकाश भी होता है, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी हैं जिनमें खुद की ना ऊष्मा है ना ही खुद का प्रकाश है। ठीक है। वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब वो उनमें खुद का तो प्रकाश नहीं है, लेकिन वो कैसे दिखा देते हैं? वो उसके आसपास के जो तारे हैं जिनमें प्रकाश है उसकी सहायता से उनको भी हम देख पाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। यानी कि आपने एक चीज़ देखी कि ग्रह में अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है ना। ये किससे चमकते हैं? ये किससे दिखा देते हैं? ये दूसरे खगोलीय पिंडों से प्रकाश ऊष्मा उनसे दिखाई देते हैं, उनके प्रकाश में दिखाई देते हैं। इनका खुद का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता। उनको हम क्या कहते हैं? ग्रह, पिंड ग्रह, है ना। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। ग्रह जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लैनेट। प्लैनेट कहते हैं। ग्रह, पृथ्वी भी एक ग्रह है, इसका खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। ये किससे दिखा देता है? ये तारों की रोशनी से ही दिखा देता है। जब सूर्य की रोशनी आती तभी पृथ्वी पे सब कुछ दिखता है, अदरवाइज़ अंधेरा ही रहता है। इतना तो प्रैक्टिकल ही आपने देखा होगा। देखिए, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई यानी प्लेनेटाई शब्द से बना है क्या? प्लेनेट। ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। परिभ्रमक, प्लेनेटाई का मतलब क्या होता है? परिभ्रमक। इसका मतलब क्या हुआ? चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है जिसका खुद का ना प्रकाश है ना ऊष्मा है ना। तो यह है अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। अभी आपको बताया मैंने कि पृथ्वी क्या है? ग्रह है जिसकी खुद की ना ऊष्मा है ना प्रकाश है, और ये प्रकाशमान किससे होती है? सूर्य की प्रकाश से। ठीक है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? क्वेश्चन बन सकता है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला तारा है सूर्य। सूर्य क्या है? तारा ही तो है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक पड़ता है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकीली प्रतीत होती है। पृथ्वी को अगर हम बहुत दूरी से देखें, जैसे चंद्रमा से देखें, तो ये कैसी दिखेगी? कि चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई दिखेगी। किसकी रोशनी से? सूर्य की रोशनी से। ठीक है, सूर्य और तारों की रोशनी से दिखेगी। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर, सहभागी जिसे बोलते हैं, सहचर, समान। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी का सहचर यानी सहचर है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। कौन? चंद्रमा। क्या है? पृथ्वी का ही एक उपग्रह है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी कि आसपास रहने वाला जो ग्रह होता है जो उसके चक्कर लगाता है, ये वो है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है।
कौन? पृथ्वी के चारों ओर कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है? चंद्रमा। ठीक है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। हमारी पृथ्वी के समान कितने अन्य ग्रह हैं? 7 हैं, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये भी क्या करते हैं? इनका खुद का, मैंने बताया था ना, जितने भी ग्रह होंगे उनकी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होगी। वो किससे लेंगे? वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होंगे। ठीक है। तो ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपनी चंद्रमा भी है। जो इतने ये ग्रह हैं, अन्य 7 ग्रह जो हैं, इनके खुद के भी चंद्रमा है। यानी कि चंद्रमा एक ही नहीं है, हर ग्रह के पास अपना एक चंद्रमा है। ठीक है। हमने यहाँ तक कर लिया है। आगे हम देखेंगे सौरमंडल अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर आपने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सारी वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, या फिर आप वैसे भी सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।